तो बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता को लेकर जमावड़ा लगा है विपक्षी नेताओं का। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यह विपक्षी एकता शर्तों की रस्सी से बांधने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। तो शर्तों की रस्सी से बांधने की जो कोशिश एकता को की जा रही है, ऐसे में दोनों तरफ से बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं और राजधानी पटना पोस्टर्स से सज चुकी है। एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी के द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि जितनी एकता बढ़ेगी उतनी ही हमारी मजबूती होगी। और ऐसे में विपक्ष एक साथ आने की कोशिश में है और उसका मकसद सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ना बैठने दिया जाए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर शर्तों की रस्सी से जो एकता को बांधने की कोशिश की जा रही है वो कितनी सफल होती है। 1977 और 1989 में भी इसी तरह की एकता की कोशिश की गई थी, तब तो सफल हुई थी, लेकिन क्या 2024 में भी ये एकता और इसी तरह से बांधने की जो कोशिश की जा रही है वो कितनी सफल होती है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे माजरे को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिए गए फॉर्मूले 1:1 पर पटना में बिहार के सीएम हाउस पर विपक्ष का जमावड़ा लगा है। मंडप भी सजा है, बाराती भी आ गए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की बारात का दूल्हा कौन होगा, इस पर संशय है। चर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर है। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना राजनीतिक पोस्टर से सजी है। सबके अपने अपने दावे हैं और अपने अपने वादे। और बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जितिए, मिलजुल के काम करिए। चाहे कुछ भी छोटे मोटे कुछ आपके पास मतभेद भी हो, उस मतभेद को हल दो। देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए यह आपका काम है और आपके हकूक को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में किसी को लोकतंत्र खतरे में नजर आता है तो किसी को यही वाला लोकतंत्र स्वस्थ नजर आने लगता है। बस देखने वाले राजनीतिक चश्मे का नंबर अलग अलग है साहब। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहता हूँ, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। बिहार के पटना में विपक्षी नेताओं का एक साथ चाय पीने का ये प्रोग्राम 2024 के लोकसभा चुनाव के कुरुक्षेत्र तक आते आते इन योद्धाओं के साथ रहने का सामर्थ्य कितना बचता है, ये देखना होगा। एक बात बताइए, 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। ऐसे बयान विपक्षी एकजुटता में हम साथ साथ हैं कहते कहते कब हम आपके हैं कौन पर पहुंच जाएंगे ये पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये बयान एकता के नजर नहीं आते। साथ ही विपक्ष की एकता पर शर्तों की रस्सी से बांधने की कोशिश नाकाम हो सकती है। ये 1:1 का फॉर्मूला 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ और 1989 में राजीव गांधी को पीएम बनने से रोकने के लिए अपनाया गया था और वीपी सिंह इसी फॉर्मूले से पीएम बने थे। अब यह फॉर्मूला कितना सफल 2024 में होता है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।
तो विपक्ष एकता करने में जुटा है, लेकिन उसमें तमाम सवाल हैं, तमाम अड़चने भी हैं और चुनौतियां भी तमाम हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों की जो विचारधारा है वो अलग अलग है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर उस विचारधारा को एक कैसे किया जाए। साथ ही पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर सब अपने अपनी दावेदारी कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार अपनी दावेदारी में है, राहुल गांधी अपनी दावेदारी में है, ममता बनर्जी अपनी दावेदारी में है और अरविंद केजरीवाल भी अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में सभी की दावेदारी अगर अपनी अपनी होती है तो फिर ये एकता कैसे हो पाएगी? ऐसे में जहां फिर दूसरा एक चुनौती यह भी है कि क्षेत्रीय दल भी इसमें है, तो क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे आ जाएंगे। अब ऐसे में उनमें सामंजस्य किस तरह से बैठाया जाएगा यह देखना भी होगा। इसी के साथ और चुनौतियां भी आगे भी हैं, और चुनौती अभी ऐसे में यह भी है कि सरकार अगर बन जाती है, मान लिया जाए अगर सरकार बन जाती है, तो उसके बाद फिर क्या सरकार में हिस्सेदारी को लेकर सामंजस्य बन पाएगा, बैठ पाएंगी चीजें, या उसमें भी एकता हो पाएगी? ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिसके बाद से ये सवाल उठने लाजमी है। लेकिन इसी तरह का गठबंधन, इसी तरह की एकता 1977 और 1989 में भी हुई थी। एक बार इंदिरा गांधी को रोकने के लिए और दूसरी बार राजीव गांधी को रोकने के लिए। इसी फॉर्मूले से वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब ऐसे में देखना यह होगा कि 2024 में यह एकता कितनी सफल होती है। इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जुड़ गए हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मनीष पांडे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, शैलेंद्र मंडल जो प्रदेश महासचिव हैं जेडीयू के, और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं मनीष गुप्ता जी स्टूडियो में। आप सभी का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल संदीप त्रिपाठी आपसे कि आखिर ये एकता कैसे संभव होगी, क्योंकि शर्तों की रस्सी तो सभी ने खींच ली है, उस शर्तों की रस्सी से कैसे इस एकता को बांधने की कोशिश की जाएगी? देखिए राणा जी, जिस तरीके से भी आपने अपने इंट्रो में बातें की, एक बात आप बता दीजिए कि गठबंधन की जहां तक बात है, भारतीय राजनीति के इतिहास में कृषक प्रजा पार्टी, मुस्लिम लीग, जिसके भारतीय जनता पार्टी के आदि पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये बात बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि देश में तो एक जो है रास्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग, जो कि वैचारिक रूप से उनकी एकदम भिन्न थी, ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर प्रधानमंत्री रहे हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए पीडीपी, जिन पर उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, उनके साथ गठबंधन में रही। और बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जो है किसकी रस्सी तो क्या, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जितनी भी पार्टियां हैं, हम एक जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करेंगे। और जिस तरीके से आज देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा है, एक तरफ गांधी की विचारधारा है जो भारत को जोड़ने की बात करती है, एक तरफ भाजपा की आरएसएस की गोडसे की विचारधारा है जो भारत को तोड़ने की बात करती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं दो तीन सबसे रख देता हूँ। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आती है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाता है, इसका आंकड़ा आप एनसीआरबी के आंकड़े में देख सकते हैं। ठीक है संदीप जी, लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल संदीप जी, लौटूंगा आपके पास। मनीष पांडे, ठीक है संदीप जी, लौटूंगा आपके पास। मनीष पांडे, सवाल ये कि इसी तरह का गठबंधन 1977 में इंदिरा गांधी को रोकने के लिए और 1989 में राजीव गांधी को रोकने के लिए किया गया था। अब वैसा ही गठबंधन अब कांग्रेस, नीतीश कुमार और अन्य दल कर रहे हैं। फिर आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए? तो क्या तब भी भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए थे? नहीं, देखिए इतिहास जो है उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। और जिस तरह से अभी चर्चा कर रहे थे हमारे मित्र कांग्रेस के, तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी देश भूल थोड़ी गया है, और क्यों विपक्षी एकता करने की जरूरत पड़ी थी उस इमरजेंसी के बाद, वो सबको पता है। और राजीव गांधी की सरकार तो बेलगाम हो गई थी पूरी तरीके से, वो अभी देश ने याद किया है, पूरी तरीके से रखा है अभी तक। देखिए अभी का जो भारत है, नहीं, मेरा मूल सवाल ये है मनीष, मेरा मूल सवाल ये है कि स्मृति ईरानी का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि इस विपक्षी एकता को देखने के बाद यह समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस में राहुल गांधी में सामर्थ्य नहीं है। तो क्या यह समझा जाए कि तब राजीव गांधी को और इंदिरा गांधी को हराने के लिए बीजेपी में सामर्थ्य नहीं था, जनता दल में सामर्थ्य नहीं था?
नहीं, देखिए घटनाएं अलग अलग हैं, हर घटनाओं को आप एक तरीके से जोड़ नहीं सकते हैं। मैं जो कहना चाह रहा था, आपने मुझे बीच में रोक दिया कि अभी का भारत जो है वह आजादी के बाद से 75 वर्षों में अपने स्वर्णिम स्तर पे है। आप देखिए कि देश की अर्थव्यवस्था जहां 5वें स्थान पर है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका की संसद में जाकर ताल ठोककर कहते हैं कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, और उस पर अमेरिका के संसद में मेजें थपथपाई जाती है। आज भारत का शौर्य, भारत का पराक्रम और भारत की अर्थव्यवस्था इस स्थिति में पहुंच गई है कि हम विश्व के सामने अपनी शर्तों पर अपनी बातों को विश्व के बड़े बड़े देशों से मनवाने के स्थिति में पहुंचे हुए हैं। और सबकी जो स्थिति थी तब यह था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के नेताओं को नजरबंद किया करते थे, उन पर गलत धाराओं में मुकदमा किया जाता था, रातों रात उनकी गिरफ्तारियां होती थी, पुलिस द्वारा पिटाई की जाती थी। तब के और अब के हालात में काफी अंतर है, और यह अंतर हमारे कहने से नहीं है, यह अंतर विपक्ष के कहने से नहीं है, यह अंतर देश की जनता के नजर में है। और क्योंकि देश की जनता को ही यह निर्णय लेना है कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा, तो देश की जनता इस अंतर को समझती है। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो अमेरिकी संसद में कहा है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, उसका भरोसा भी उनको 14 और 19 में देश की जनता ने जो प्यार दिया है, उस प्यार के भरोसे ही उन्होंने यह वादा 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर अमेरिकी संसद में किया है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर देश की जनता का दोबारा आशीर्वाद मिला तो देश तीसरी अर्थव्यवस्था भी विश्व की बनेगी। ठीक, कहीं कोई दो राय नहीं। ठीक है। शैलेंद्र मंडल, आम आदमी पार्टी पोस्टर लगाती है और उसमें दिखाती है कि बीजेपी और नीतीश कुमार तो एक ही हैं, वो साथ साथ हैं, और दूसरी तरफ विपक्षी एकता में भी यही कोशिश की जा रही है कि हम साथ साथ हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम साथ साथ हैं, होते होते हम आपके हैं कौन तक बात पहुंच जाए? विश्वास कीजिए कि यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी अपने आप में एक हस्ताक्षर हैं, निष्पक्ष आदमी हैं, न्यायप्रिय बात बोलते हैं और न्यायप्रिय काम करते हैं। न्याय के लिए ही जेडीयू और न्याय के लिए ही आरजेडी, आरजेडी से बीजेपी, बीजेपी से आरजेडी। भरोसा हो शैलेंद्र जी, कुमार जी पर आप, शैलेंद्र जी, आप सब, शैलेंद्र जी, न्याय और जनता के हित के लिए ही आरजेडी से बीजेपी, बीजेपी से आरजेडी। ये सब बातें पुरानी छोड़िए। इतिहास, ये बिहार है, ये लोकतंत्र की जननी है, यहाँ विचारों की लड़ाई होती है। और यहाँ जब देश गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो बिहार अंगड़ाई लेती है, अंगड़ाई ले लिया है। अब देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। ठीक है। मनीष गुप्ता जी, जो अभी तक हमने सबकी बातें सुनी, तो वैसे तो सब कुछ नेता जो भी कुछ करता है वो जनहित में ही करता है, अपने लिए तो कुछ भी नहीं करता है। लेकिन जो विपक्षी एकता पटना में हम देख रहे हैं, लगता है कि संभव है? देखिए, अगर आप बहुत बारीकी से विश्लेषण करें तो हम 2-3 बातों पे टिक पाते हैं। पहली बात यह है कि इस पूरी विपक्षी एकता का जो खेल है, वो खेल खेल रहे हैं श्री लालू प्रसाद यादव। ठीक, आज नीतीश कुमार जो भी हैं दिख रहे हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो दिख रहे हैं, वो लालू प्रसाद यादव की वजह से हैं। अगर लालू जी आज हट जाएं, नीतीश जी तुरंत नीचे गिर पड़ेंगे। समस्या ये जो खेल लालू जी खेल रहे हैं नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने का, वो खुद भी खेल सकते थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य कहें या परिस्थिति कहें, वह भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों में सजा याफ्ता मुजरिम हैं कि वह ये खेल खुद नहीं खेल सकते। ऐसे में वो चाहते हैं कि अब मैं किंग मेकर बनूं, जैसे देवीलाल जी बना करते थे। अब इन सब अलग अलग कंपोनेंट्स को अगर जोड़ने की कोई कड़ी है तो वो कड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस इन सबको इसलिए जोड़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि कांग्रेस के लालू यादव जी से बहुत निजी संबंध है, और लालू यादव और कांग्रेस को जोड़ने वाले कपिल सिब्बल है। ठीक है, अब समस्या यह है कि कांग्रेस इन सबको ग्लू बन के जो जोड़ना चाहती है, उसमें से 4 दल ऐसे हैं जो ये बिल्कुल नहीं चाहते जी। नंबर 1 समाजवादी पार्टी जी, नंबर 2 टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, यानी ममता बनर्जी नहीं चाहती कांग्रेस कहीं भी आए, उनके राज्य में ना आए, बाकी जगह अब ठीक है। आम आदमी पार्टी चाहती दिल्ली पंजाब में ना आए, बाकी सब ठीक है। हाँ। और कहीं ना कहीं अंदर खाते में आरजेडी के नेता वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस का साथ मिल जाए वो ठीक है, कनेक्ट मिल जाए वो ठीक है, लेकिन बिहार में हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है।
अब जाहिर है इन चारों जगह से अगर कांग्रेस गायब हो जाएगी तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं बचेगी। विपक्ष के सारे नेता मिलकर यही चाहते हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी ना बने, विपक्षी पार्टी बने, हम के हमारे बराबर की हो। क्योंकि अगर हमसे बड़ा कद हुआ, जिस तरीके से एकता यात्रा करके राहुल जी ने अपना कद बड़ा कर लिया, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं। और इस पूरे गेम की में अगर कोई दियासलाई लगाना चाहता है तो वो है विपक्ष के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ, जिनका नाम है शरद पवार जी, और जिनके मन में सबसे बड़ी भावना है कि देश का प्रधानमंत्री एक बार तो मुझे बनना ही है। हाँ। तो नीतीश बाबू कितना ही जोर लगा लें, एन वक्त पर अगर डील नहीं मिली अपने फेवर की तो शरद पवार अड़ंगा लगाएंगे ही। और हम जानते हैं शरद पवार का हर राजनीतिक दल से और हर बड़े नेता से निजी संबंध है, उनके मोदी जी से भी व्यक्तिगत संबंध है। कब अजीत पवार का आड़ लेकर वो एनडीए में चले जाएंगे कोई नहीं जानता। ठीक इसी तरीके से वक्त पड़ने पर शिवसेना के जो यूबीटी के अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्व के नाम पर कहीं ना कहीं मुड़ सकते हैं। ऐसे में अब अगर देखें शरद पवार, राहुल गांधी और नीतीश कुमार, इन तीनों को कॉम्बो में से एक नेता को संयोजक बनना हो, एक नेता को प्रधानमंत्री बनना हो, एक नेता को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनना हो, मुझे लगता है अभी विपक्षी एकता टेढ़ी खीर है जी। ऐसे में जयंत चौधरी का जिस तरीके से बाहर रहना कहीं ना कहीं ये जता रहा है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जयंत चौधरी अलग होते हैं तो उत्तर प्रदेश में जाटलैंड एरिया अलग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप त्रिपाठी, आप ही के पास आ रहा हूं, आप मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन जिस तरह की बातें अभी मनीष गुप्ता जी ने बताई हैं, बीजेपी ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें शाहरुख खान को देवदास वाले रोल में दिखाया और उसके बाद राहुल गांधी को दिखाया और कहा गया कि आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली छोड़ दो, सपा बसपा कहती हैं और आरएलडी कहती है कि यूपी छोड़ दो, आरजेडी जेडीयू बोल रहे हैं कि बिहार छोड़ दो, टीएमसी कहती है बंगाल छोड़ दो, तो फिर बचेगा क्या उनके पास? फिर सारे मिलकर कहेंगे कांग्रेस से कि भैया आप राजनीति छोड़ दो राहुल गांधी से। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और हाफ चड्ढा बनियान वालों का ये तरीका है कि वो पहले आपको बहस करेंगे, फिर उसमें सफल नहीं होंगे तो आपका चरित्र हनन करेंगे, उसमें सफल नहीं होंगे तो फिर आपको आपका मजाक बनाएंगे, और फिर जब उसमें भी सफल नहीं होंगे तो वीर सावरकर के साथी, कौन से साथी आप समझ गए होंगे, नाथूराम गोडसे, वो दूसरे वाले 77 वाले साथी, वो आकर गोली मार देंगे। नहीं, लेकिन संदीप जी देखिए, ये बात तो एकदम अलग हो गई ना, क्योंकि ये चीजें तो विपक्षी एकता के बीच से निकल के आ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने सीधा कहते कि भैया दिल्ली और पंजाब छोड़ो, हम आपके साथ हैं। नहीं, आप बयान दिखा सकते हैं। बिल्कुल, सौरभ भारद्वाज का अभी हमने अपने पैकेज में बयान चलाया। सौरभ भारद्वाज ने बात कही थी स्टार्टिंग जून में कि भैया दिल्ली और पंजाब छोड़ दीजिए, टेबल पर आकर बात कीजिए। सौरभ भारद्वाज पुराना बयान चला रहे हैं, पुरानी कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था उन्होंने ये सारी बातें। उन्हें लगता है कि कांग्रेस, सब लोग कांग्रेस छोड़ दें क्या? आप अपने नेता तक को नहीं संभाल पा रहे हैं। प्रमोद कृष्णन खुद मुझे लगता है राहुल गांधी से उलट प्रियंका गांधी वाली लाइन ले रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है भाई बहनों में मित्रता नहीं दिख रही है। हो गया, अब सुनेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, आप ये बातें कह रहे हैं, अच्छी बात है। अभी हमारे एक कोई साथी थे, मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक थे, कि उनकी बातें मुझे सुशील मोदी की कॉपी और पेस्ट लग रही थी। नहीं, अभी जो बातें कही वो भी वही कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक ही वो बात कह रहे थे अभी जो आप बातें राणा जी, फिर आप बोल लीजिए। नहीं तो मैं तो आपको क्लियर कर रहा हूं ना, आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो आप भाग रहे हैं बचने। ये वही शरद पवार हैं, ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, तारिक अनवर के साथ नई पार्टी बना ली थी, भूल गए हैं आप। और यही शरद पवार है जिनको मोदी जी ने पद्म विभूषण का अवार्ड दिलवाया है, ध्यान रखिए, भूल मत जाइए। संदीप जी, हाँ आप ही के पास ये वही शरद पवार हैं। संदीप मैं कह रहा हूं कि आप मुझे मेरी बात रखने दें। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, यही तो लोकतंत्र की हत्या है। अरे बोलिए ना, मैं तो मौका दे रहा हूं ना संदीप जी, बोलिए। व्यापारी मिलकर, धर्म व्यापारी मिलकर, धर्म व्यापारी। अब संदीप जी आपको मौका दे रहा हूं, आप बोल नहीं रहे हैं। हाँ, समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ, आप बोलिए ना। हाँ, आप जो अभी जो सबको सेट कर दिए, मैं 2-3 बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ जी।
आप ये कह रहे हैं कि जो है हिंदुत्व के नाम पर उद्धव जी आ जाएंगे, तो मतलब उद्धव जी का हिंदुत्व आपके साथ आने पर चलता है, आपका हिंदुत्व पीडीपी के साथ महबूबा मुफ्ती के साथ जाने पर चलता है ना? कितनी कंट्रोडिक्टरी, आप समझिएगा। अब एक साथी ने कही आपातकाल की बात, आपातकाल निश्चित एक संवैधानिक प्रक्रिया थी, लेकिन कांग्रेस ने उसके बारे में अच्छा बताइए, अरविंद केजरीवाल को लेकर आपका स्टैंड क्या है, ये बताइए। भ्रष्टाचार पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगाए, आप स्टैंड क्या है? उस केजरीवाल को साथ रखने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, बताइए। ये भाजपा प्रवक्ता तू बोल रहे हैं क्या? अच्छा, ये मनीष गुप्ता नहीं, तो आपसे अगर जेन्युइन सवाल करेंगे संदीप जी अगर जेन्युइन सवाल होगा, आप संदीप जी, सरकार भ्रष्ट है, शीला दीक्षित भ्रष्ट है, ये कौन कह रहा था? संदीप जी, कांग्रेस के नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, उसी केजरीवाल के, जो केजरीवाल आपको जगह जगह पीट रहा है, उस केजरीवाल के चरण चुम्बन करने में क्यों बैठे? संदीप जी चुम्बन कर रहे हैं भाई, संदीप जी, उसी केजरीवाल का चरण चुम्बन कर रहे हैं जो लात मार मार के आपको पटके जा रहा है। मनीष जी, मैं सवाल राजनीतिक विश्लेषक कटा जाता पहले। मनीष, मैं ले रहा हूं सवाल। संदीप जी, मैं सवाल ले रहा हूं। उनका सवाल ये है कि जिस अरविंद, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप ही को मौका दूंगा। आप डिबेट का तरीका है नहीं, तो सुन तो लीजिए ना, मैं सवाल कर रहा हूं ना संदीप जी, मैं सवाल कर रहा हूं ना। सुनेंगे नहीं तो विश्लेषण क्या करेंगे? संदीप जी, मैं सवाल कर रहा हूं ना। सवालों से मत भागो। जिस अरविंद केजरीवाल ने आप पर तमाम आरोप लगाए, आपकी सरकार को भ्रष्टाचारी कहकर सत्ता में आए, उनको साथ लाएंगे? भाजपा के दलालों का भी। अरे जो अरविंद केजरीवाल, अरे संदीप जी कर रहा हो, उससे संदीप जी, हमारे से मिल जाओ। मनीष, मैं ले रहा हूं सवाल। संदीप जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। सीधा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने आप पर तमाम आरोप लगाए, आपकी सरकारों को भ्रष्टाचारी सरकार कहकर सत्ता में आए, उनको साथ रखेंगे इस विपक्षी एकता में? मैं पलट कर एक सवाल पूछ देता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ एक ओपी राजभर जी सारा दिन भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हैं, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, सामंतवादी, मनुवादी, लेकिन भाजपा एक कटोरी में तेल रखी हुई है और एक ड्यूटी अमित शाह की लगी हुई है। इधर मोदी जी भी लेकर घूम रहे हैं, इधर योगी जी भी घूम रहे हैं, इधर पाठक जी भी लेकर घूम रहे हैं, सब चल रहे हैं। और मैं उदाहरण दे देता हूँ, आप कभी इनसे पूछे हैं कि कि ओपी राजभर अगर आपको गाली देता है तो आप उनके साथ कैसे रहेंगे? यही नीतीश कुमार जी थे जो मोदी जी को कहते थे, मोदी जी को क्या क्या कहा था गोधरा कांड का। ये वीर सावरकर के बारे में महाराष्ट्र में जाकर क्या बोलेंगे ये भी पूछ लीजिए। और सचिन पायलट किसको तेल लगा रहा है, ये दो सवाल। मनीष पांडे, हाँ ठीक है। संदीप जी लौटूंगा आपके पास। मनीष पांडे जी भविष्य भाजपा में, संदीप जी लौटूंगा आपके पास। मनीष पांडे, उन्होंने जो आरोप लगाए और सीधा उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने तो सीधा कहा था गरीब बिछाओ पानी पिलाओ। हाँ संदीप जी, आप ही का सवाल ले रहा हूँ। संदीप जी आप ही का सवाल ले रहा हूँ मैं। हाँ, आप ही का सवाल ले रहा हूँ। मनीष पांडे, नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर तमाम बयान दिए, तमाम भला बुरा कहा, उसके बाद भी आप साथ में सरकार बना चुके हैं, तब ये एकता नजर नहीं आ रही थी जिसकी आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने मित्र को कहूंगा कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर वगैरह भी चेक करवा ले, क्योंकि विशेषज्ञ को तो इन्होंने भाजपा का प्रवक्ता कह दिया और इतने आवेश में आकर। हाँ मनीष जी मेरे सवाल पर, मनीष जी सवाल पर सिंपैथी नहीं, सवाल पर मैं ये कहना चाह रहा था, ये शांत रहे आप। देखिए इनका संदीप जी आपके पास फिर से आऊंगा सवाल लेकर। संदीप जी लौटूंगा आपके पास। संदीप जी लौटूंगा आपके पास। हाँ मनीष जी बात रखिए अपनी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश जी के साथ हमारा बिहार में जो समझौता था वो जंगल राज के खिलाफ था, और यह सत्य है, पूरा बिहार जानता है कि 2005 के बाद बिहार से जंगल राज समाप्त हो गया था और बिहार में एक विकास की लहर बनी थी, और उसी वजह से लगातार 3 बार बिहार की जनता ने हमको समर्थन दिया था। तो ये तो नीतीश जी के साथ वाली बात है। अब आगे 2025 में जब चुनाव होंगे
तो फिर तय होगा कि बिहार की जनता ने नीतीश जी के फैसले को स्वीकार किया है या भाजपा के फैसले को स्वीकार किया है। जहां तक 2024 के चुनाव की बात है तो देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं कि देश की जनता 2014 के पहले के हालात को देख चुकी है। 2014 के पहले का भारत कैसा था? प्रत्येक दिन सीरियल बम ब्लास्ट हुआ करते थे, अराजकता और भ्रष्टाचार अपने सीमा समय पर चरम पर था, और हर क्षेत्रीय पार्टियां जिसका कि लोकसभा में हिस्सेदारी अधिक थी, वो अपने हिसाब से केंद्र की सरकार की नीतियों को तय करती थी। देश की जनता फिर से वो हालात नहीं आने देना चाहती जो हालात 2014 के पहले 10 वर्षों तक देश के अंदर थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देखिए मनीष जी इसमें एक काउंटर सवाल ले लीजिए। मनीष जी बड़ा समय बड़ा कम है, एक काउंटर सवाल मेरा। हाँ संदीप जी ले रहा हूं मैं सवाल। मनीष जी काउंटर सवाल मेरा। आपने कहा कि विकास को देखा है, पहले बम धमाके होते थे, फिर उरी पठानकोट हमने भी देखे हैं, जम्मू कश्मीर में जब हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं वो हमने भी देखा है, मणिपुर जलता है वो हमने भी देखा है, खिलाड़ी धरने पर बैठ जाते हैं वो भी हमने देखा है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। बात के हालात भी तो देखे ना, जम्मू कश्मीर को आज भी तो देखिए ना कि वहाँ की बच्चियां नीट में कैसे टॉपर कर रही हैं, कैसे वहां पर। ठीक है लास्ट सवाल। हाँ ठीक है समय बड़ा कम है मनीष जी, समय बहुत कम है मनीष जी, समय बहुत कम है। सभाएं कर रहे हैं। हाँ गुप्ता जी, यही राहुल गांधी वहां जाकर नहीं, मेरा सीधा सवाल ये है मनीष जी कि जो विपक्षी एकता है संभव नजर आती है, और ये 1977 और 89 से कैसे अलग? नहीं देखिए, विपक्षी एकता संभव है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर अमित शाह जी कोशिश करेंगे तो 1 2 3 दलों को यहां से तोड़ लेंगे, लेकिन ऐसी संभावना है कि विपक्षी एकता होगी जरूर। कितनी होगी और उसके क्या परिणाम निकलेंगे, इस पर अभी संदेह है। क्या ये दल अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर इकट्ठे हो पाएंगे, इसमें बहुत मुश्किल है ये कह पाना। आगे देखने की बात है, लेकिन एकता अगर ये होती है, अगर विपक्षी एकता हो जाती है तो क्या 1977 और 89 वाला असर नजर आएगा? देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरीके से एक संस्था में इस तरह की एकता, अगर अनेकता में एकता है तो हर व्यक्ति जब अपने आप को सबसे बड़ा लाभ लेना चाहे, मलाईदार मंत्री पद लेगा, प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, इस तरह के जब टुकड़े टुकड़े होंगे तो निश्चित रूप से 2 साल सरकार चल जाए बड़ी बात होगी। बिल्कुल जनता को भी ये समझने की जरूरत होगी। बिल्कुल शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष पांडे आपका भी, संदीप त्रिपाठी आपका भी, शैलेंद्र जी आपका भी, और मनीष गुप्ता जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ऐसे में विपक्षी एकता कितनी संभव है? क्या सब अपने अपने स्वार्थ को छोड़कर इस विपक्षी एकता के लिए एक साथ आते हैं या नहीं आते हैं, यह देखना होगा। आज का जो महाजुड़ाव है या जो जमावड़ा विपक्षों के नेताओं का है, उसमें कितना असर होता है, मंथन में क्या कुछ निकल कर आता है, जो सब अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, क्या वो दावेदारी कहां तक चल पाती है, या फिर उस बारात का कोई एक दूल्हा बन पाता है या नहीं बन पाता है, यह भी अभी देखना होगा। और क्या अगर विपक्षी एकता हो जाती है, क्योंकि 2019 में बीजेपी को 45% वोट मिले थे, बाकी अन्य दलों को 55% सबको मिला लिया जाए, तो उसी 55 को एक साथ लाने के लिए यह विपक्षी एकता की जा रही है। तो क्या यह 55% वोट एक साथ लाने की जो कोशिशें हैं वो पूरी हो पाती है नहीं हो पाती हैं, यह अभी देखना बाकी है। लगातार खबरों के लिए न्यूज वॉच इंडिया देखते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।